हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी समागम पर। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं रीट L2 हिंदी संस्कृत के केस को लेकर के। देखिए साथियों, यदि आप मेरे ऑलरेडी चैनल के सब्सक्राइबर रहे होंगे तो आपको पता होगा दोस्तों, मैं आपको रीट L2 हिंदी संस्कृत के केस को लेकर के टाइम टू टाइम अपडेट प्रोवाइड करवाता रहता हूं, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों, यदि आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको रीट L2 हिंदी संस्कृत के केस को लेकर के जो कुछ भी अपडेट आती है वो आपको टाइम से ही प्रोवाइड हो जाए, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए रीट L2 हिंदी संस्कृत के केस को लेकर के क्या अपडेट देने वाला हूं वो देख लीजिए, ठीक है ना। देखिए साथियों, इसमें मैं आपको अपडेट तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन दोस्तों हिंदी संस्कृत के केस को लेकर के बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में अनेक प्रकार के प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आज मैं आपके उन सारे के सारे प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करूंगा और दोस्तों कोशिश करूंगा कि आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखिए आपके कौन कौन से प्रश्न है दोस्तों, कौन कौन से डाउट आपके बनते हैं, पहले वो आप एक बार एनालिसिस कर लीजिए। उसके बाद यदि आपको लगे कि हाँ मैंने आपके काम की चीज बताई है इस वीडियो के माध्यम से, तो दोस्तों आप इस वीडियो को आगे देखना। यदि आपको ना लगे तो दोस्तों आप इस वीडियो को आगे मत देखना, क्योंकि दोस्तों मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम खामा-खाम की चीजों में वेस्ट हो जाए, ठीक है ना। लेकिन साथियों मैं आपको इतना जरूर बता देता हूं, यदि मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूं ना, तो आपके लिए 100% दोस्तों ये काम की चीज होगी और आपको साथियों हिंदी संस्कृत के केस को लेकर के कुछ ना कुछ अपडेट इस वीडियो के माध्यम से जरूर मिलेगी, ठीक है। अब देखिए साथियों, मैं आपके लिए कौन कौन से मुद्दों पर इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं वो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके लिए मैं ये बताऊंगा कि जो अपना केस चल रहा है दोस्तों, अब उसकी सुनवाई दोस्तों कब तक होने वाली है और उसकी सुनवाई में दोस्तों क्या होने के चांसेस हैं, यानी कि उसकी सुनवाई में हमारी पॉसिबिलिटी कितनी बन सकती है और जो गवर्नमेंट वकील साहब है RSM SSB की तरफ से उनकी क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट दोस्तों, हिंदी संस्कृत के केस में बहुत सारे विद्यार्थियों को संस्कृत के केस के प्रोसेस को लेकर के बहुत ज्यादा डाउट में रहते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों का पिछली वीडियो में बहुत ज्यादा कमेंट आया था कि सर संस्कृत के केस को लेकर के बताइए, लोगों ने संस्कृत के केस किए हैं या फिर नहीं किए हैं, या फिर संस्कृत का केस कहां तक पहुंचा है या फिर क्या प्रोसीजर चल रहा है। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपने देखा होगा संस्कृत केस के बारे में बहुत कम चर्चा करते हैं, और मैंने भी दोस्तों आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मुझे संस्कृत के केस को लेकर के ज्यादा अपडेट नहीं मिली है, इसलिए मैं आपको ज्यादा नहीं बता सकता। लेकिन दोस्तों अभी मैं आपके लिए संस्कृत के केस को लेकर कुछ अपडेट लेके आया हूं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। साथ में दोस्तों अगले पॉइंट में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों रिट से किस किस को फायदा होगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हमको बार बार कमेंट करते हैं कि सर यदि इसमें रिट लगा रखी है, जिन लोगों ने इसमें याचिकाएं लगा रखी हैं, क्या उन्हीं को फायदा होगा या फिर सभी लोगों को फायदा होगा। और देखिए दोस्तों, मैं आपको इसमें ये डाउट भी क्लियर कर दूंगा किस कंडीशन में आपको फायदा होने वाला है और किस कंडीशन में दोस्तों उनको फायदा होने वाला है जिन्होंने रिट याचिका लगा रखी है, ठीक है ना। साथ में देखिए दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा पिछले केसों में क्या हुआ था, यानी हाई कोर्ट ने पिछले केसों में क्या किया था अन्य वैकेंसी के साथ, और दोस्तों आपके केस में वो क्या कर सकते हैं वो भी मैं आपको डिटेल इसमें प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है ना। अगला पॉइंट दोस्तों इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसकी जो कट ऑफ है ना दोस्तों वो क्या रह सकती है, यानी कि कोर्ट के फैसले के बाद आपकी इसमें कट ऑफ कितनी रह सकती है, कट ऑफ बढ़ सकती है या फिर आपकी हिंदी संस्कृत की कट ऑफ कम रह सकती है। वो सारे के सारे दोस्तों इसमें मुद्दे हम डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आपको बिना स्किप किए पूरा देखना है, ताकि आपको सारे के सारे पॉइंट डिटेल से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो दोस्तों ज्यादा देर ना करते हुए मैं आपके लिए वीडियो शुरू करता हूं, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है ना। देखिए साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि आपकी सुनवाई कब तक होगी। लेकिन दोस्तों अपने पॉइंटों पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यदि हम आपके लिए इतनी कोशिश करते हैं दोस्तों, इतने प्रयास करते हैं, तो आप भी हमारा थोड़ा सा सहयोग कर दिया करो। जब आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो, ताकि उन विद्यार्थियों को भी पता चले क्या प्रोसीजर होने वाला है, आगे क्या प्रोसीजर हो सकता है, कट ऑफ क्या रह सकती है और किसको फायदा किसको बेनिफिट हो सकते हैं, संस्कृत का केस क्या चल रहा है, ठीक है ना। देखिए साथियों, मैं आपके लिए अहम मुद्दों पर बात करने वाला हूँ कि दोस्तों मैंने देखा था बहुत सारे विद्यार्थियों के यही डाउट बार बार आते हैं, ठीक है ना, इसीलिए। अब देखिए साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं पहले पॉइंट के ऊपर। पहला पॉइंट क्या है दोस्तों वो आप देख लीजिए। सुनवाई कब तक होगी दोस्तों, मैं आपके लिए बता देता हूं साथियों। 3 जुलाई को दोस्तों हमको डेट मिली थी। कब? 3 जुलाई को दोस्तों डेट मिली थी हिंदी संस्कृत के केस को लेकर के। साथियों जो अपनी सुनवाई है वो अपनी फर्स्ट हियरिंग 19 जुलाई को होगी, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, इस फर्स्ट हियरिंग में आपको बता देता हूं अपना किसका पक्ष मौजूद रहने वाला है। देखिए दोस्तों, स्वाभाविक सी बात है, जो अपन ने कोर्ट में सबूत पेश किए हैं ना, वो दोस्तों हमने एकदम ऑथेंटिक सबूत पेश किए हैं, क्योंकि दोस्तों उनको चैलेंज करना मुझे तो लगता नहीं है कि पॉसिबल है। इसलिए दोस्तों अपोजिट पार्टी का मुझे लगता है कि वेटेज जो रहने वाला है वो 40% अपोजिट पार्टी का वेटेज रह सकता है, क्योंकि दोस्तों हालांकि वो चैलेंज नहीं कर सकती, लेकिन साथ ही वो बहुत सारे जो एग्जांपल पिछली वैकेंसी में हुए थे उनके थ्रू, यानी कि पिछली वैकेंसी में ऐसा हुआ था सर, पिछली वैकेंसी में ऐसा हुआ था, इस तरह से वो दोस्तों दलीलें प्रस्तुत करते हैं, ठीक है ना, कोर्ट में। तो दोस्तों इस तरह से हम कह सकते हैं कि 40% वेटेज हो सकता है दोस्तों अपनी अपोजिट पार्टी का हो, यानी कि गवर्नमेंट वकील साहब का हो, और दोस्तों 60% जो वेटेज है वो अपना हो सकता है। ये 19 जुलाई की सुनवाई में बता रहा हूं। वैसे दोस्तों यदि इसमें कुछ सुनवाई होती है तो मैं आपके लिए 101% इन्फॉर्मेशन दूंगा दोस्तों, अपडेट आपके लिए दूंगा। साथ में दोस्तों आपके एक डाउट को और क्लियर कर देता हूं
ये जो सुनवाई होने वाली है ना दोस्तों, ये आपके हिंदी विषय की सुनवाई होने वाली है। किसकी? हिंदी सब्जेक्ट की सुनवाई होने वाली है दोस्तों। इसमें संस्कृत का कोई भूमिका नहीं है, ठीक है ना। अब आप सोच रहे हैं कि इसका मतलब संस्कृत वालों ने केस नहीं लगाया क्या? देखिए साथियों, अभी जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है वो मैं आपको इसमें अगले पॉइंट में क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना, टेंशन ना लीजिएगा। अब देखिए साथियों, अगला पॉइंट मैंने यही लिख रखा है कि संस्कृत केस का क्या प्रोसीजर है। देखिए साथियों, मैं आपको बता दूं, संस्कृत के विषय को लेकर के दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थियों ने केस लगा रखा है। देखिए साथियों, जब मैंने फाइल का एनालिसिस किया था तो दोस्तों उसमें मुझे कम से कम 3 से लेकर के 4 पिटिशनर ऐसे थे जो संस्कृत के विषय को लेकर के इसमें रिट लगाए हुए थे, ठीक है ना। हालांकि दोस्तों उस फाइल में टोटल अगर हम मिला के बात करें तो 40-50 पिटिशनर थे, यानी कि याचिकाकर्ता थे, और उसमें दोस्तों अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर थे। उसमें दोस्तों L1 वाले विद्यार्थी भी थे जिन्होंने L1 में जो है रिट लगा रखी है, ठीक है ना। और दोस्तों उसमें L2 में जो अन्य सब्जेक्ट है ना, आपकी SST, मैथ, साइंस, इस तरह से इंग्लिश, इस तरह से दोस्तों अन्य सब्जेक्ट में जो अन्य विद्यार्थी उन्होंने भी रिट लगा रखी थी। तो लेकिन साथ ही जो मैंने उस फाइल में ये देखा था, क्योंकि आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड ये हो रही थी कि सर आप हमें ये बताइए कि संस्कृत में केस लगा है या फिर नहीं लगा है, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, मैं उसमें क्वेश्चन तो नहीं देख पाया, तो उसमें पिटिशनर के नाम वगैरह ही देख पाया। लेकिन अगर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि किन क्वेश्चनों पर उन्होंने याचिका लगाई है। और देखिए साथियों, आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोस्तों जो अपने संस्कृत विभाग की अगर हम बात करें, यानी कि संस्कृत विषय की बात करें, तो दोस्तों संस्कृत विषय की जो याचिका है ना, यानी कि जो फाइल जो ऑनलाइन हुई ना दोस्तों, वो 8 या 9 तारीख को हो गई थी, यानी कि कुछ ही दिन पहले, यानी कि 1-2 दिन पहले जो अपने पिछले दिन गए हैं उन्हीं में दोस्तों ऑनलाइन हुई थी। तो इतना तो आपको पता ही होगा, जब 8 या 9 तारीख को जब उसकी फाइल ऑनलाइन हुई थी तो दोस्तों कम से कम 4-5 दिन बाद उसको अपडेट मिलेगी। अपडेट मिलेगी तो दोस्तों जब डेट मिलेगी नोटिस की, तो साथियों डेट के बाद हमको उसके फर्स्ट हियरिंग यानी कि प्रथम सुनवाई की डेट मिलेगी। तो इसके दौरान साथियों मैं आपको बता दूंगा कि किन किन प्रश्नों पर बच्चों ने जो है दोस्तों याचिका लगाई है, ताकि आप भी लगा सको, ठीक है ना। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ज्यादा हो सके तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। वैसे मैं ट्राई कर रहा हूं ताकि आपके संस्कृत वाले विद्यार्थियों के सारे डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूं कि संस्कृत विषय में याचिका 101% लगी है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे थे कि सर संस्कृत विषय में तो याचिका ही नहीं लगी, हमको तो पता ही नहीं, कोई डिटेल या इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रहा, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाना अच्छा समझा था संस्कृत विषय वाले विद्यार्थियों के लिए भी साथ में, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट हम बात करते हैं कि रिट से किस किस को फायदा होगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही जब हिंदी विषय में रिट लगा है और संस्कृत विषय में रिट लगेगा, ठीक है ना, तो इस रिट से किन किन विद्यार्थियों को फायदा होगा वो हमें बता दीजिए, क्योंकि आप सारे लोगों का यही कमेंट आता है, ठीक है दोस्तों। अगर मैं रिट के फायदे की बात करूं ना, किसके फायदे की? रिट के फायदे की बात करूं तो दोस्तों इसमें 101% तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं दोस्तों, रिट के फायदे में दोस्तों आपके 50-50% चांस है, क्या 50-50% चांस है कि आपको भी फायदा हो जाए, यानी कि ऑल स्टूडेंट को भी 50% चांस है कि फायदा हो जाए। और दोस्तों ऑल जो अपने पिटिशनर है, यानी कि जो याचिका करता है, उनको भी दोस्तों फायदा होने के पूरे चांस है कि सिर्फ उन्हीं को फायदा हो। अब देखिए साथ में आपकी दोनों कंडीशनों को यहाँ पर थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको, वो आप समझ लीजिए। जो आपकी 50% में कह रहा हूँ ना कि सभी कैंडिडेट को फायदा होगा, वो मैं क्यों कह रहा हूँ, और साथ ही जो 50% में उन याचिकाकर्ताओं की कह रहा हूँ कि याचिकाकर्ताओं को कैसे फायदा होगा, तो दोस्तों वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए साथियों, सबसे पहले तो मैं चर्चा करता हूँ कि 50% हमारे ऑल कैंडिडेट को कैसे फायदा हो सकता है। देखिए साथियों, एक कंडीशन बन जाती है, कौन सी कंडीशन बन जाती है? देखिए, यदि इस केस को हमारे स्टूडेंट जीत जाते हैं, ठीक है ना, यानी कि ये जो कोर्ट का फैसला है वो स्टूडेंट के हित में आता है, यानी कि उसके पक्ष में आता है, तो दोस्तों उसमें 90% चांस है। कितने परसेंट? 90% चांस है कि आपका जो रिजल्ट है ना दोस्तों वो दोबारा आए। देखिए साथियों, यदि आपका रिजल्ट दोबारा आता है, यानी कि यदि आपका रिजल्ट रिवाइज होता है, तो साथियों इसमें आप सभी विद्यार्थियों को फायदे होने के चांस है, यानी कि ऑल कैंडिडेट को फायदा होगा। आपको तो पता ही है, सिर्फ रिजल्ट दोस्तों उन्हीं याचिकाकर्ताओं का दोबारा नहीं आएगा दोस्तों। रिजल्ट यदि दोबारा आना है तो दोस्तों सारे के सारे विद्यार्थियों का रिजल्ट दोबारा आएगा। वैसे दोस्तों हमारे जो वकील साहब है ना, यानी कि जो एडवोकेट है, उन्होंने दोस्तों यही मांग की है, जो केस है यदि स्टूडेंट जीत जाते हैं तो वकील साहब ने दोस्तों ये मांग की है कोर्ट से कि ये जो पूरा का पूरा रिजल्ट है वो दोबारा से रिवाइज किया जाए, ठीक है ना। और दूसरी बात दोस्तों, आंसर की भी चांसेस बन जाते हैं कि इसकी दोबारा रिवाइज आंसर की आ जाए, ठीक है ना। साथ में दोस्तों उन लोगों की ब्लैकलिस्ट करने की भी मांग की है जो लोग दोस्तों इस मामले में संलिप्त पाए जाते हैं, यानी कि इस मामले में जो उन्होंने घोटाला किया, बहुत सारे विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, ठीक है, तो उनको यदि वो संलिप्त पाए जाते तो उनको ब्लैकलिस्ट करने की भी मांग की है। देखिए साथियों, यदि कोर्ट का फैसला हमारे एडवोकेट की मांगों के अनुसार आता है, यानी कि उन लोगों को भी ब्लैकलिस्ट किया जाता है जिन्होंने घोटाला किया है। साथ में दोस्तों यदि इसकी रिवाइज आंसर की और रिवाइज रिजल्ट आता है तो दोस्तों इस कंडीशन में आप सभी विद्यार्थियों को बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन साथियों एक कंडीशन और बन रही है, ठीक है ना साथियों, वो कंडीशन कौन सी बन रही है वो आप देख लीजिए। देखिए साथियों, आपके केस से पहले हाईकोर्ट एलडीसी का, किसका? हाईकोर्ट एलडीसी का दोस्तों इसमें केस चला था हाईकोर्ट में, ठीक है ना। अब दोस्तों हाईकोर्ट एलडीसी का जब केस चला था तो दोस्तों उसमें क्या फैसला आया था वो मैं आपके लिए बता देता हूं। देखिए साथियों, हाईकोर्ट एलडीसी की यदि हम बात करें ना तो उसका मैटर क्या था वो तो आप छोड़ दीजिए, ठीक है ना। मैं आपको वो बता देता हूं कि उसका जो फैसला था हाईकोर्ट ने किस तरह से दिया था वो आप देख लीजिए, ताकि आपको थोड़ा बहुत पता चल जाए कि हाईकोर्ट के फैसले किस तरह से आने के चांसेस हैं, ठीक है ना। देखिए साथियों, यदि हम हाईकोर्ट एलडीसी की बात करें ना
तो साथियों उसमें जितने भी याचिकाकर्ता थे, हालांकि उसमें दोस्तों कम से कम 1000 बच्चे याचिकाकर्ता बनने जा रहे थे, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों वकील साहब ने क्या किया था उस समय, जो आपके अभी जो एडवोकेट है ना दोस्तों, ये एडवोकेट नहीं थे दोस्तों, उसमें दोस्तों एडवोकेट माथुर सिंह थे, ठीक है ना। कौन थे? माथुर सिंह थे, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 1000 जो बच्चे याचिकाकर्ता बनने जा रहे थे उनको तो याचिकाकर्ता नहीं बनाया था दोस्तों, उन्होंने सिर्फ 25 बच्चों को, कितने 25 थे या फिर 30 थे, कुछ ऐसी संख्या थी, मुझे कंफर्म नहीं है, हालांकि मुझे लगता है कि शायद 23 बच्चे थे। तो दोस्तों उन्होंने 23 स्टूडेंट को याचिकाकर्ता बनाया था दोस्तों उस केस में, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों एडवोकेट साहब को भी नहीं पता था कि जो अपना हाई कोर्ट है वो इस तरह से फैसला दे देगा। एडवोकेट साहब तो ये समझ रहे थे कि याचिकाकर्ता जितने भी हैं उनसे क्या मतलब है, यदि हाई कोर्ट फैसला देता है तो सभी के समान हित में फैसला देगा। लेकिन दोस्तों हाई कोर्ट ने ऐसा नहीं किया था। हाई कोर्ट ने दोस्तों जो फैसला दिया था ना, वो फैसला किस हिसाब से दिया था मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों जो हाई कोर्ट ने सुनवाई की थी और दोस्तों उसमें हाई कोर्ट ने देखा था कि 23 लोगों ने याचिका लगाई है, हालांकि जबकि उस याचिका को लगाने के पीछे बहुत सारे हजारों विद्यार्थियों को भाग था दोस्तों। हजारों विद्यार्थियों ने दोस्तों उसमें 500 हजार रुपए उनको जो है प्रोवाइड करवाए थे वकील साहब को, ठीक है ना। लेकिन साथियों हुआ क्या, हुआ ऐसा दोस्तों, जब हाई कोर्ट ने फैसला किया था तो दोस्तों हाई कोर्ट ने स्पष्ट अपने फैसले में लिखा था कि ये जो फैसला है वो सिर्फ आप जो 23 पिटिशनर है ना उनके हित में ही सुनाया जा रहा है, अदरवाइज जितने भी हमारे पुराने पिटिशनर बनने जा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जो 23 याचिकाकर्ता उनके हित में फैसला आ गया, अब पुराने याचिकाकर्ता उसमें जुड़ना चाहते हैं ताकि उनको भी फैसले का लाभ मिल जाए। तो दोस्तों उन्होंने उसमें स्पष्ट लिख दिया फैसला है वो सिर्फ 23 याचिकाकर्ताओं के हित में सुनाया जा रहा है, ना कि ऑल कैंडिडेट के हित में। अब साथियों हाईकोर्ट एलडीसी में उन सभी 23 याचिकाकर्ताओं के हित में जो फैसला आया था दोस्तों वो किस बेस पे दिया था वो तो हाईकोर्ट के जस्टिस ही जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन साथियों उन्होंने उसका रीजन भी दिया था। अब देखिए साथियों वो केस तो मैं इसमें पूरा डिटेल से बता नहीं सकता आपको, ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो जाता है। मैं तो दोस्तों आपको यही समझाने वाला था, जो याचिकाकर्ता है ना दोस्तों, हो सकता है दोस्तों हाई कोर्ट है ना वो अपना फैसला सिर्फ याचिकाकर्ताओं के हित में ही सुनाए, ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों ऐसा वो पहले कर चुका है दोस्तों, और एक बार नहीं दोस्तों उसने कम से कम 2-3 बार ऐसा पहले किया है, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों 50-50% चांस बन रहे हैं, कितने परसेंट, 50-50% दोस्तों चांस बन रहे हैं कि फैसला आपके हित में भी आ सकता है, यानी कि ऑल कैंडिडेट के हित में, और दोस्तों फैसला आपके सिर्फ याचिकाकर्ताओं के हित में भी आ सकता है, ठीक है ना। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया दोस्तों। यदि आप इसके बारे में दोस्तों विस्तार से विवरण चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इसके विषय में मैं अलग से आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊं और आपको अच्छी तरह से डिटेल से समझाऊं सारे केसों को लेकर के, तो दोस्तों बता देना। लेकिन मेरे को लगता नहीं दोस्तों, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास नहीं है और आप लोगों के पास भी नहीं है, आप लोग अपनी तैयारी में लगोगे, मुझे पता है इस चीज का, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों अपने अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट दोस्तों आपसे विद्यार्थियों को यह आता है कि सर ये बताइए यदि इसका फैसला आता है हाई कोर्ट का, यानी कि बच्चों के हित में फैसला आता है या फिर नहीं आता है, तो दोस्तों उस कंडीशन में जो उसकी कट ऑफ है वो 1 गुना कट ऑफ कितनी रह सकती है। हाई कोर्ट का यदि फैसला दोस्तों स्टूडेंट के पक्ष में आता है, यानी कि विद्यार्थियों के पक्ष में हाई कोर्ट का फैसला आता है, तो दोस्तों स्वाभाविक सी बात है आपकी कट ऑफ दोस्तों कम रहेगी। कम क्यों रहेगी दोस्तों, इस तरह से रहेगी, मैं आपको बता देता हूं। यदि हाई कोर्ट का फैसला ऑल कैंडिडेट के पक्ष में आ गया, यानी कि सारे विद्यार्थियों के पक्ष में आ गया, तो दोस्तों आपकी जो 2 गुना कट ऑफ है ना उसका दोस्तों दोबारा से रिजल्ट आएगा, यानी कि रिवाइज रिजल्ट आएगा, तो दोस्तों उसमें आपकी कट ऑफ कम से कम 10 से लेकर के 12 अंक कम जाएगी। अब जो विद्यार्थी दोस्तों पहले ही ऑलरेडी इस मेरिट को क्वालिफाई कर चुके हैं, यानी कि 235 या 230 जिन कैटेगरियों की कट ऑफ गई है, और जो कैटेगरी वाले विद्यार्थी अपने आप से सिर्फ 1 या 2 नंबर लेके आ रहे फालतू, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों यदि उसका रिवाइज रिजल्ट आता है तो दोस्तों उस कंडीशन में 10-12 नंबर और बढ़ जाएंगे, तो दोस्तों उनकी एक तो 2 गुना कट ऑफ कम जाने वाली है, ठीक है ना। और दोस्तों दूसरी कंडीशन में जब उनके रिवाइज रिजल्ट और कम हो जाएंगे तो दोस्तों 1 गुना कट भी आपकी कम जाने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन साथियों यदि आपका फैसला स्टूडेंट के हित में नहीं आता है, यानी कि सिर्फ याचिकाकर्ताओं के हित में आता है, तो दोस्तों इस कंडीशन में आपका 2 गुना कट ऑफ का दोबारा से रिजल्ट नहीं आएगा, सिर्फ दोस्तों आपका 1 गुना कट ऑफ का रिजल्ट आएगा। देखिए साथियों यदि 1 गुना कट ऑफ का रिजल्ट आएगा ना, तो दोस्तों स्वाभाविक सी बात है आपकी 1 गुना कट ऑफ दोस्तों बढ़ के जाएगी। बढ़ के क्यों जाएगी दोस्तों, बढ़ के इसलिए जाएगी दोस्तों, जो याचिकाकर्ता है ना उनके अंक बढ़ जाएंगे। जब उनके अंक बढ़ जाएंगे ना दोस्तों, तो आपकी कट ऑफ भी बढ़ के जाएगी, क्योंकि वो विद्यार्थी अपनी मेरिट को क्वालिफाई करके जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों यदि याचिकाकर्ताओं के हित में यदि फैसला आता है सिर्फ याचिकाकर्ताओं के हित में, तो दोस्तों आपकी कट ऑफ स्वाभाविक सी बात है दोस्तों ज्यादा जाएगी। लेकिन याचिकाकर्ताओं के हित में ना करके ऑल कैंडिडेट के हित में फैसला आता है, तो दोस्तों आपकी कट ऑफ कम जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए साथी यदि विद्यार्थी इस केस को जीत नहीं पाते तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में दोस्तों कुछ होने वाला नहीं है। जो आपकी नॉर्मली रूप से दोस्तों 1 गुना की कट ऑफ जानी चाहिए वही जाएगी, यानी कि यदि हम कट ऑफ की बात करें आपकी कम से कम 8 से लेकर के 9 नंबर प्रत्येक कैटेगरी में आप अपने अंक जोड़ के चल लीजिए। और जहां पर अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल में आप कम से कम 6 से लेकर के 7 नंबर जोड़ के चल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था जनरल कैटेगरी की कट ऑफ दोस्तों हमेशा कम बढ़ती है, किसमें 1 गुना कट ऑफ में, ठीक है, उसमें अंक कम बढ़ते हैं। तो इस तरह से आपकी नॉर्मली कट ऑफ जाने वाली है। अब देखिए दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मुझे उम्मीद है कि आपके सारे के सारे डाउट मैंने क्लियर करते होंगे। लेकिन साथ ही यदि फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है ना, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपके सारे के सारे डाउटों को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।